Good morning, students. I am Poonam Garg, Associate Professor, Department of Economics, Maharaja Agrasen College, Jagadri. The topic we are going to discuss today is credit control, यानी साख नियंत्रण. सबसे पहले let us understand what is meant by credit control. Credit control refers to the regulation of credit by the central bank for achieving definite objectives. साख नियंत्रण का मतलब है कि कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा जब साख का नियमन किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है, उसको हम साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं. क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें कि इकोनॉमी में साख की मात्रा को नियमित किया जाता है. क्रेडिट कंट्रोल अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को कायम रखने में हेल्प करता है और वित्तीय स्थिरता स्थापित करने में हेल्प करता है. क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रेडिट का फ्लो है, जो साख का प्रवाह है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो पर्याप्त हो ताकि अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाया जा सके. तो क्रेडिट कंट्रोल जो है, साख का नियंत्रण, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के मुताबिक कब साख की मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत है, कब उसको घटाने की ज़रूरत है, ये देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये उसको मॉनिटर करता है, देखता है और अकॉर्डिंगली जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है. और मॉनेटरी पॉलिसी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी होगी या डियर मॉनेटरी पॉलिसी होगी. साख का विस्तार करना है इस पॉलिसी में या साख का संकुचन करना है, अर्थव्यवस्था की परिस्थिति और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को देखा जाता है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या हैं? तो साख नियंत्रण का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्थिरता को बनाए रखना. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कि कीमतें जो हैं वो स्टेबल रहें. कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होते हैं. कीमतें अगर लगातार बढ़ती रहती हैं तब भी और लगातार घटती रहती हैं तब भी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होती हैं. तो कीमत स्थिरता बनाए रखना ये अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है और कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए साख को कंट्रोल करना ये इसका एक उद्देश्य होता है. दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो विदेशी मुद्रा के साथ विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, उसमें स्थिरता बनाए रखना ये क्रेडिट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है. थर्ड इज अचीवमेंट ऑफ ए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन. अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के एक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना. हर अर्थव्यवस्था का ये उद्देश्य होता है कि उसने विकास करना है, उत्पादन को, रोजगार को के स्तर को बढ़ाना है. तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है. तो क्रेडिट कंट्रोल का ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, व्यापार चक्र आते हैं, कि कभी अर्थव्यवस्था में बूम है, कभी डिप्रेशन है, मतलब कभी तेज़ी है, कभी मंदी है, तो उस पर नियंत्रण करना क्रेडिट कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है. तो क्रेडिट कंट्रोल के द्वारा कि अगर अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उस समय क्रेडिट का संकुचन किया जाता है और मंदी की स्थिति में क्रेडिट का एक्सपेंशन यानी विस्तार किया जाता है. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन. विकास के लिए
हम आर्थिक नियोजन करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी खर्च करना होता है। तो उसके लिए जो है काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर भी क्रेडिट कंट्रोल का ये भी एक उद्देश्य होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को सफल बनाना। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है या ट्रेड एंड कॉमर्स है या सर्विस सेक्टर है, तो उसके लिए जितनी अवेलेबिलिटी चाहिए फंड्स की वो अवेलेबल हो, ये भी क्रेडिट कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो these are the objectives या significance of credit control. Next is what are the methods of credit control? साख नियंत्रण के जो है मेथड्स कौन कौन से हैं? तो साख नियंत्रण के मेथड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपाय, और क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय। इस वीडियो लेक्चर में हम पहली प्रकार के जो उपाय हैं उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के उपाय। क्वालिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मीनिंग क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है? देखिए, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है वो उपाय जिनके द्वारा देश में साख की कुल मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, और क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि वो उपाय जिनके द्वारा सेलेक्टिव क्षेत्रों में या किसी विशेष क्षेत्र में दी जाने वाली साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, मात्रात्मक साख नियंत्रण के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में टोटल क्वांटिटी को, क्रेडिट की कुल मात्रा को, साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला उपाय है बैंक रेट, बैंक दर। बैंक रेट क्या होती है और बैंक रेट का प्रयोग कैसे किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, ये बताना है हमने इस पॉइंट में। देखिए, बैंक रेट वो रेट है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक, जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के बिल्स को डिस्काउंट करता है या रीडिस्काउंट करता है, उस रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो पब्लिक को लोन्स देते हैं, वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बैंक रेट अगर घटाई जाती है आरबीआई के द्वारा, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आगे अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर कि वो लोगों को लोन देते हैं उसको घटा देते हैं। कि अगर कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो आरबीआई से पैसा मिलता है, तो वो आगे लोगों से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलता है उसको बढ़ा देते हैं। तो बैंक रेट जो है वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है इस मेजर को, कि मान लीजिए बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट के बढ़ने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों से कम ऋण लेंगे। और अगर बैंक रेट को घटा दिया जाता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगी, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने से क्या होगा, जो है साख का निर्माण ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग कम ब्याज की दर होने की वजह से ज़्यादा लोन्स लेंगे। तो इस प्रकार से इस मेथड का प्रयोग किया जाता है कि अगर साख का विस्तार करना हो तो बैंक रेट को घटा दिया जाता है, और अगर साख का संकुचन करना हो, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन करना हो, तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। 1973 तक जो बैंक रेट थी वो 1% से 7% के बीच में थी, और 7th प्लान के पीरियड में इट वॉज 12%, 12% थी। उसके बाद से आरबीआई ने बैंक रेट को कम करना शुरू किया, और 2019 में जो है बैंक रेट 6% रही है।
सेकेंड मेथड इज SLR या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR क्या होता है और इस मेजर को कैसे यूज किया जाता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी है ये, मतलब इसका मतलब क्या है कि सभी बैंकों को अपनी जमाओं का, अपने डिपॉजिट्स का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना ज़रूरी होता है। वो लिक्विडिटी रेशो उनको एट ऑल टाइम्स मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विड एसेट्स के रूप में बैंक को रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, या RBI के द्वारा नोटिफाइड दूसरी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो SLR का जो मेजर है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि कीमतें, अर्थव्यवस्था में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और क्रेडिट का संकुचन करने की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा, और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन अगर करना है तो SLR को बढ़ा दिया जाएगा। SLR को बढ़ाने से क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? लेट अस सी कि देखिए, अगर SLR को बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि बैंकों को अब पहले से ज़्यादा अमाउंट अपने डिपॉजिट्स का लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनको ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी तो उनके पास बाकी जो पैसा है, एक्सेस जो रिजर्व्स हैं, वो कम बचेंगे, जिसके आधार पर वो लोगों को लोन्स देते हैं। तो बैंक कम साख का निर्माण कर पाएंगे और साख का संकुचन होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर इसकी विपरीत परिस्थितियां हों कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन है, मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए साख का विस्तार किया जाता है। ठीक है, RBI की पॉलिसी क्या होगी कि क्रेडिट को एक्सपेंड करना है, और क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए SLR को कम किया जाएगा। SLR को कम करने से बैंकों के पास ज़्यादा फंड्स बच जाएंगे, जिसको कि वो लोगों को लोन दे सकते हैं। तो साख का विस्तार होगा, यानी कि क्रेडिट एक्सपेंशन होगा। और ये जो रेट है, SLR जो है, ये RBI ही फिक्स करता है, और ये आमतौर पर 19% और 39% के बीच रही है, और 2019 में दिस रेशो वॉज 19%, 19% था। थर्ड मेथड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि जब RBI ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को खरीदता या बेचता है, उसको हम खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। ये मेथड कैसे यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, महंगाई की दर, कीमत, मुद्रास्फीति की दर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ताकि लोगों के हाथों में परचेसिंग पावर कम हो। तो ऐसे समय में RBI ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देता है। जब वो सिक्योरिटीज़ को बेचता है तो लोग उन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, बैंक्स उन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। तो क्योंकि लोगों का भी RBI की सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा विश्वास होता है, तो जब लोग इन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं तो पैसा लोगों के हाथों से निकल करके RBI के पास चला जाता है, और लोगों के हाथों में परचेसिंग पावर कम हो जाती है। और परचेसिंग पावर कम होने से क्या होता है? मांग कम होती है, और मांग कम होने से क्या होता है? मुद्रास्फीति पर, बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, और इसके विपरीत परिस्थितियों में क्या होता है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि RBI जो है वो ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को खरीदना शुरू कर देता है। जब RBI सिक्योरिटीज़ को खरीदता है तो लोग उनको बेचते हैं, तो पैसा RBI के पास से
लोगों के पास जाएगा, बैंकों के पास जाएगा और उससे जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी और मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जा सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। फोर्थ इज कैश रिजर्व रेशो, CRR। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है और इस मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है? देखिए, CRR का मतलब होता है कि सभी बैंकों को, सभी कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास कैश फॉर्म में डिपॉजिट कराना पड़ता है। ठीक है, इसको हम CRR या कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो जो है वो कब बढ़ाया जाता है और कब घटाया जाता है? लेट अस सी कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में तेज़ी की स्थिति है, इन्फ्लेशन की स्थिति है, मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है, तो CRR को बढ़ा दिया जाएगा। CRR को बढ़ाने का मतलब है कि अब बैंकों को पहले से ज़्यादा जो अपने डिपॉजिट्स का रेशो है वो RBI के पास जमा कराना पड़ेगा। अगर उनको पहले से ज़्यादा जमा कराना पड़ेगा तो उनके पास जो एक्सेस रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, यानी जिस रिजर्व को वो लोगों को लोन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उनके पास कम रह जाएगा और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, क्रेडिट का संकुचन होगा। ठीक है, साख का संकुचन होगा। ठीक है, और अगर CRR को घटा दिया जाता है, अगर CRR को घटा दिया जाता है तो बैंकों के पास एक्सेस फंड्स बढ़ जाते हैं और वो ज़्यादा लोन्स क्रिएट कर पाते हैं, ज़्यादा लोन्स एडवांसेस दे पाते हैं और साख का विस्तार होता है, क्रेडिट का एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट, ये जो CRR है ये नाउ इट इज़ अराउंड 4%। ठीक है, 93 में CRR बहुत हाई थी, 14% थी। उसके बाद जो है इसको काफ़ी रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट मेजर इज़ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रीपर्चेज ऑक्शन रेट एंड रिवर्स रीपर्चेज ऑक्शन रेट। मॉनेटरी पॉलिसी के ये इम्पॉर्टेंट रेट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिस पर कि कमर्शियल बैंक्स RBI से फंड्स बोरो करते हैं। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट्स पर देता है। ठीक है, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंकों को RBI से महंगा जो है वो लोन मिल रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड्स मिल रहे हैं। तो अगर उनको ज़्यादा रेट्स इंटरेस्ट जो है देना पड़ रहा है तो वो आगे जो है क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, साख का वो आगे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो साख का संकुचन होगा। तो इस प्रकार से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और इसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट, मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी साख का संकुचन होगा। कैसे होगा कि अब जो है अगर कमर्शियल बैंक्स अपने ज़्यादा फंड्स को RBI के पास जमा कराते हैं तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर मिलेगा तो वो जो है वो लोगों को कम लोन दे पाएंगे, यानी कि क्रेडिट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। तो इस प्रकार से इस मेथड का को यूज़ किया जाता है। और जून 2019 में जो रेपो रेट थी वो 5.75% थी और रिवर्स रेपो रेट जो थी वो 5.5% थी। नेक्स्ट मेथड इज़ मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो हैं वो विभिन्न दरें। अक्टूबर 1960 में RBI ने मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें RBI जो वेरियस कमर्शियल बैंक्स हैं उनका क्रेडिट कोटा फिक्स कर देता है। इसमें कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो RBI से अपने कोटा
के आधार पर फंड्स बोरो, अपने कोटा जितना उनका फिक्स हुआ है उतना जो है वो फंड्स वहाँ से बोरो कर सकते हैं। ठीक है। ये जो अपने कोटा के अंदर जो वो फंड्स बोरो करते हैं ये उनको रेपो रेट के ऊपर मिल जाता है। लेकिन अगर वो अपने फिक्स्ड कोटा से ज़्यादा बोरो करते हैं तब उनके लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनको देना पड़ता है। ठीक है, रेपो रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और आरबीआई जो है वो अगर कोटा को कम मतलब रिड्यूस कर देता है, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो इससे क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, साख का संकुचन होगा। और अगर आरबीआई कोटा को बढ़ा देता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देता है तो क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, यानी कि विस्तार होगा। तो ये जो मेथड्स मैंने आपको कराए हैं इनको हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं या मात्रात्मक साख नियंत्रण के उपाय कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।